दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दृष्टि पार्ट 2 करेंगे। दृष्टि पार्ट 1 और घटनासार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी। PMKSY अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना संपदा को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। वर्तमान में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्री स्तरीय अनुमोदन समिति ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इन सभी परियोजनाओं का विस्तार देश के लगभग 17 राज्यों में होगा। यह योजना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने तथा लोगों तक उसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए कार्य करती है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में देश में खाद्य प्रसंस्करण बाजार $322 बिलियन था, जो 2020 के अंत तक $543 बिलियन हो जाएगा। वर्ष 2020 के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की वृद्धि दर 14.6% हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अनुमति है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली अपडेट देखते हैं। बंधावन में नया प्रमुख बंदरगाह। वर्तमान में देश में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें दीनदयाल बंदरगाह, जिसका नाम अब कांडला बंदरगाह हो गया है, मुंबई JNPT अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगांव, न्यू मंगलौर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार जिसे पहले एन्नौर के नाम से जाना जाता था, बी चिदम्बरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता बंदरगाह शामिल हैं। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बंधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। इस बंदरगाह को लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रमुख बंदरगाहों का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं, तो इस लाइन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इस बंदरगाह के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास JNPT सबसे बड़ा साझेदार होगा। इसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक होगी। इसके साथ याद रखिएगा, उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह JNPT के रूप में विद्यमान है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली अपडेट है ऐतिहासिक बोडो समझौता संपन्न। असम राज्य के जनजातीय समुदायों में बोडो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। असम की कुल जनसंख्या में बोडो जनजाति का प्रतिशत लगभग 5 से 6% है। बोडो अल्पसंख्यक समूह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तर क्षेत्र में केंद्रित है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में बोडो को एक मैदानी जनजाति प्लेन ट्राइब के रूप में मान्यता दी गई है। पहाड़ी और मैदानी जनजातियों में संख्यात्मक आधार पर सबसे बड़ी जनजाति होने के बावजूद अधिकतर बोडो आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः अपनी निजातीय पहचान, एथनिक आइडेंटिटी, संस्कृति, भाषा आदि की सुरक्षा के लिए अलग बोडोलैंड राज्य की मांग स्वतंत्रता के पूर्व से ही की जा रही है। 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार, बोडो प्रतिनिधियों के मध्य नई दिल्ली में तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ। इससे पूर्व पहला समझौता 1993 में किया गया था और दूसरा समझौता फरवरी 2003 में किया गया था, और अब ये तीसरा नई दिल्ली में किया गया जो स्थायी है। प्रस्तुत समझौते के अंतर्गत 1500 सशस्त्र बोडो उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रखा गया है। BTR संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी, बक्सा में विस्तारित होगा। तो आप ये 6ठी अनुसूची जरूर याद रखिएगा। इसके साथ याद रखिएगा 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के लिए प्रावधान दिए गए हैं, तो आप इस ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं। असम मेरा मित्र, असम तो असम हो गया, में से क्या हो गया, मेघालय हो गया, मी से मिजोरम हो गया और त्रा से त्रिपुरा हो गया, तो याद कर लीजिए, ठीक है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के प्रावधान है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम मेरा मित्र।
चलिए आगे हम बोडो समझौते के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे गांव जो बोडो जनसंख्या बहुल है और बीटीआर में शामिल नहीं है, उन्हें बीटीआर में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे गांव जो बोडो जनसंख्या बहुल नहीं है, उन्हें बीटीआर से हटाया जाएगा। ठीक है, बीटीआर में जनसंख्या को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में सिफारिश देने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली बोडो जनजातियों को बोडो हिल जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ये सब लाइन्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, असम सरकार द्वारा बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में संबद्ध आधिकारिक भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही याद रखिएगा, बीटीआर के बाहर स्थित बोडो बहुल गांवों के विकास हेतु बोडो कछारी कल्याण परिषद, बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल का गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां। 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य में 3 राजधानियां बनाने संबंधी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को विधायी राजधानी लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी जुडिशियल कैपिटल बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्साधन एबोलिशन हेतु एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के एबोलिशन के लिए वैधानिक प्रस्ताव पारित किया है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगली अपडेट है गरसैंण, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। 8 जून 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा गरसैंण भराड़ीसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। इस संदर्भ में 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृति से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ याद रखिएगा, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी स्थायी राजधानी की घोषणा के पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी है। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 20 वर्षों से अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, अर्थात देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब गरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, तब कि जब उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी है ही नहीं। आगे देखते हैं रायसीना संवाद 2020। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के पहले 4 संस्करण सफलतापूर्वक वर्ष 2016, 17, 18, 19 में आयोजित किए जा चुके हैं। तो याद रखना, पहला कब आयोजित हुआ था? 2016 में। ठीक है, 14-16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो हमेशा ही रायसीन संवाद जो है वो नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। साथ ही आपको पता होगा कि रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्रीला संवाद से प्रेरित है, ये भी याद रखिएगा। 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2019 अर्ली ईयर्स, याद रखिएगा। ठीक है, असर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल या एजुकेशन रिपोर्ट। असर वर्ष 2005 से संचालित एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है तथा 5 से 16 की आयु वर्ग के बच्चों को आसान पाठ पढ़ने, बेसिक रीडिंग और बुनियादी गणित करने की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। इसी क्रम में हाल ही में जारी असर अर्ली ईयर्स नामक रिपोर्ट 4 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है। तो इस आयु वर्ग को ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और इसमें बच्चों के स्कूल में नामांकन, उनकी क्षमताओं से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित किया गया है। 14 जनवरी 2020 को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा की शीर्षक गैर व्यावसायिक संस्था प्रथम द्वारा 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2019 अर्ली ईयर्स जारी की गई। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रथम के द्वारा। ठीक है, एक NGO है ये।
वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स को 0 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाराणसी जिले इस सर्वेक्षण में शामिल हैं। इसको याद रखिएगा। असर 2019 आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षिक संस्थान में नामांकित हैं। स्कूलों में जहां 4 वर्ष के 91.3%, 91.3% बच्चों को नामांकन दर्ज किया गया, वहीं 8 वर्ष के 99.5% बच्चे नामांकित हैं। तो याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है ये। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के केवल 2 ही जिले शामिल हैं, लखनऊ और बनारस। अगली अपडेट है कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण। कोलकाता पत्तन भारत का एकमात्र बड़ा नदी पत्तन ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है। कोलकाता पत्तन देश के प्रारंभिक बड़े पत्तनों में से एक है। वर्ष 2018-19 में कोलकाता पत्तन के माध्यम से 13.763 मिलियन टन के कार्गो का संचालन हुआ, जो एक पत्तन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। ये ज़रूर याद रखिएगा, एकमात्र बड़ा नदी पत्तन है, इम्पॉर्टेंट है ये। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पत्तन न्यास कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। इसीलिए अब कोलकाता पत्तन न्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास के नाम से जाना जाएगा। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में कांडला पत्तन न्यास का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल पत्तन न्यास कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा। भारतीय पत्तन अधिनियम इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पत्तन न्यासों, डॉक्स आदि के पुनर्नामकरण की शक्ति प्राप्त है। कोलकाता पत्तन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसका उद्देश्य पात्र असंबद्ध बस्तियों तक सभी मौसम में पहुंच की उपलब्धि कराना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2013 में PMGSY के दूसरे चरण फेज 2 को मंजूरी प्रदान की गई थी। 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तीसरे चरण फेज 3 का शुभारंभ किया। PMGSY के चरण 3 का लक्ष्य मार्गों, ग्रामीण लिंक, मेजर रूरल रिंग के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर लंबाई सड़कों का समेकन कंसोलिडेशन करना है। याद रखिएगा, इसके माध्यम से ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों की वस्तुओं को जोड़ा जाना है। वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक के लिए अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपए है। तो लागत भले मत याद रखिएगा, लेकिन ये टाइम, ये स्पैन जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिनमें 9 अनुसूचित जाति के लिए, 28 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो विधानसभा और लोकसभा सीटें स्टेट की देख लीजिए, कई बार जोड़े मिलाने को आ जाती हैं और याद नहीं रहता है उस समय, इसलिए सीटों का जो विवरण है उसको अवश्य एक बार देख लीजिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और बहुमत प्राप्त झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 25 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि 2014 में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। याद रखिएगा, सरकार किसकी बनी है? झामुमो की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और सीएम कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। इसके साथ याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से जनवरी 2020 में हेमंत सोरेन को सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किए गए। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों, बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2019 में जम्मू कश्मीर वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र को पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। सुशासन सूचकांक में
निम्नलिखित 10 सेक्टर्स को शामिल किया गया है। इन 10 सेक्टर्स को फर्दर भी क्लासिफाइड किया गया, आप चाहें तो सेक्टर्स देख सकते हैं। नागरिक केंद्रित शासन, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, और इसी तरह के 10 सेक्टर्स हैं जिन्हें फर्दर आगे और भी क्लासिफाई किया गया है। टोटल 10 प्रशासनिक क्षेत्र हैं और 50 संकेतक शामिल हैं और इसी आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। हम लोग डायरेक्ट टेबल देख लेते हैं। बड़े राज्यों में टॉप किया है तमिलनाडु ने, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य में टॉप किया हिमाचल प्रदेश ने, केंद्र शासित प्रदेश में टॉप किया है पुडुचेरी ने। ठीक है, और यदि आप ओवरऑल भी देखेंगे सबसे ज़्यादा स्कोर तमिलनाडु का है, तो ओवरऑल में तमिलनाडु ने ही टॉप किया है। आप आगे चाहें तो रैंकिंग देख सकते हैं, वैसे एक एक रैंकिंग भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है, इसका स्कोर 4.25 रहा। कृषि एवं सहायकी क्षेत्र की रैंकिंग बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, याद रखना है, साथ में याद रखना है। वाणिज्य एवं उद्योग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट है सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अंतिम अर्थात 18वें स्थान पर रहा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे पर्यावरणीय रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है। साथ में मानव संसाधन विकास रैंकिंग ज़रूर याद रखिएगा, इसमें 8वां है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास रैंकिंग में 8वां स्थान है और अंतिम स्थान इसको मिला है सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में। ठीक है, तो इन दोनों को ज़रूर याद रखिएगा। रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार। रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व में होने के प्रमाण 1882 ईस्वी से ही मिलते हैं, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए थे। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत वर्ष 1957 में रेलवे सुरक्षा बल RPF को सांविधिक बल स्टैट्यूटरी फोर्स घोषित किया था। तो आपको याद रखना है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957। ठीक है, तत्पश्चात वर्ष 1985 में इसे भारत का सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स घोषित किया गया था। 4 दिसंबर 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को समूह ए सेवा दर्जा ग्रुप ए सर्विस स्टेटस देने का निर्देश दिया गया था। 5 फरवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा गया है। ठीक है, उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 30 दिसंबर 2019 को रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल में समूह ए राजपात्रित कैडर को संगठित ग्रुप ए दर्जा OGAS ऑर्गेनाइज ग्रुप ए स्टेटस प्रदान किया है। इसी के साथ रेल मंत्रालय ने उपयुक्त समूह ए कैडर को भारतीय रेल सुरक्षा बल IRPFS इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस नाम दिया है। तो ठीक है, याद रखना है, पहले जो नाम था उसको बदल दिया गया है। पहले नाम क्या था? RPF नाम था पहले, और अब बदल के क्या हो गया है? RPFS इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, साथ में इसे ग्रुप ए में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय पोषण कृषि कोष सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDG 2 शून्य भूख, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की दिशा में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई है। तो पहली बात, आप SDGs को याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ये भी जोड़े मिलाने को आ सकते हैं कि किस SDG में क्या है। यदि आपको SDGs नहीं याद हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। 18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष BPKK की घोषणा की गई। याद रखिएगा, भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना के 2 घटक हैं, खाद्य एटलस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फूड एटलस, एंड पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए आशाजनक कार्यों का दस्तावेजीकरण। याद रखना है, इसे बेहतर पोषण संबंधी परिणामों हेतु देश के 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के भंडार के रूप में कार्य करना है। तो आपको याद रखना है, देश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। आगे देखते हैं राज्यसभा का 250वां सत्र। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1992 को आयोजित हुई थी।
तो इसको रट लीजिए, इसके पूछे जाने की संभावना अच्छी खासी है। राज्यसभा के 249वें सत्र के अंत तक कुल 5466 बैठकें हो चुकी थी। पिछले 67 वर्षों के दौरान राज्यसभा द्वारा 108 संविधान संशोधन विधेयकों सहित कुल 3817 विधेयक पारित किए गए। 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। यह सत्र राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र था। तो आपको याद रखना शीतकालीन सत्र था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला। इस सत्र के दौरान प्रतिदिन 9.5 तारांकित प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया और 39% समय विधेयकों को पारित करने में व्यतीत हुआ। इस सत्र के दौरान पिछले 67 वर्षों में पहली बार सदस्यों द्वारा मूल भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, संथाली में अपनी बात की गई। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब ज़्यादातर प्रश्न स्टेटमेंट दे के आते हैं, तो इसी तरह के 2-4 स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे जिसमें से गलत होगा या केवल एक ही सही होगा और उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, इसकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखते हैं। राज्यसभा में 250वें सत्र के आयोजन के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 250 रुपये मूल्य का चांदी का एक सिक्का, 5 रुपये मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। अगली अपडेट देखते हैं। हनीफ ट्रैक नेशनल लिबरेशन काउंसिल गैर कानूनी संघ घोषित। मेघालय राज्य वर्ष 2010-11 से उग्रवाद का सामना कर रहा है। वर्तमान में राज्य में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी तथा हनीफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है। इनकी हिंसात्मक और गैर कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय सरकार बड़े कदम उठाती रहती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने हनीफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो आपको याद रखना है हनीफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल कहाँ का है, मेघालय राज्य का है, ठीक है, उग्रवादी संगठन है और इसे हाल में ही गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। यह संगठन 1 जनवरी 2015 से 31 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 4 हिंसक घटनाओं तथा एक आम नागरिक की हत्या में संलिप्त रहा था। अतः विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने HNLC हनीफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल तथा इसके सभी गुटों, स्कंदों, अग्रणी संगठनों को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। साथ में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी याद रखिएगा 1967। आगे देखते हैं। सिसेरी नदी पुल 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग नदी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO की ब्रह्मांग परियोजना के तहत किया गया है। ज्ञातव्य है कि BRO अरुणाचल प्रदेश में 4 परियोजनाओं वर्तक, अरुणांग, उदयक, ब्रह्मांग का संचालन कर रहा है। तो आपको याद रखना ये 4 परियोजनाएं कहाँ चलाई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन चला रहा है, BRO चला रहा है, सीमा सड़क संगठन। आगे देखते हैं। इस पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश की सिसेरी नदी पर किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी घाटी को सियांग से जोड़ेगा। साथ याद रखना है आपको, गौरतलब है कि यह पुल असम के ढोला सादिया पुल के जरिए तिनसुकिया से संपर्क स्थापित करने में मददगार होगा। तो देखिए आपको एक पॉइंट और मिल गया। ढोला सादिया पुल किस राज्य में है, असम में है। रबंग पुल का उद्घाटन 26 दिसंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ओलो लिबांग ने राज्य के उत्तरी सियांग जिले में रबंग पुल का उद्घाटन किया। इसे रबंग या रेबंग भी पढ़ा जाएगा। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO की ब्रह्मांग परियोजना के तहत बॉर्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रबंग पुल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और सिसेरी नदी पुल का है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का नया राजनीतिक मानचित्र। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित राज्यों जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र नवा संस्करण 2019 जारी किया गया।
यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इस मानचित्र में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। लद्दाख संघराज्य क्षेत्रों में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल है, जबकि पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के शेष जिले जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में शामिल हैं। तो लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, कौन कौन से? कारगिल और लेह, याद रखना है आपको। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर में 14 जिले थे, जिन्हें वर्ष 2019 तक 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया है। साथ में आपको याद रखना है, छोटा फैक्ट है लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इस बार कई चेंजेस हुए पिछले 2 वर्षों में। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको याद रखना है। बंजर भूमि एटलस 2019, बंजर भूमि एटलस, वेस्टलैंड एटलस भू संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर सर्वेक्षण केंद्र अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से वर्ष 2000 से ही प्रकाशित किया जा रहा है। अब इसके 4 संस्करणों का प्रकाशन क्रमशः 2000, 2005, 2010 और 2011 में हो चुका है। 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस के 5वें संस्करण को जारी किया। इस एटलस के अनुसार देश में बंजर भूमि 2008-09 के 56.60 मिलियन हेक्टेयर से कम होकर 2015-16 में 55.676 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। तो आपको परसेंटेज याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 70.21% थी और अब कितनी हो गई है? 16.96%, यानी कि बंजर भूमि में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान 1.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को गैर बंजर भूमि की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर पर सकारात्मक बदलाव आया है राजस्थान में, दूसरा रैंक मिला है बिहार को, तीसरा रैंक मिला है उत्तर प्रदेश को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अधिकतर बंजर भूमि को फसली भूमि, वन सघन खुला, वन वृक्षारोपण, औद्योगिक क्षेत्र आदि में बदला गया है। तो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, सबसे ज़्यादा बंजर भूमि को फसली भूमि में बदला गया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.29 हेक्टेयर है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहकर्ता के रूप में की गई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1970-81 एवं गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 की अनुशंसा के आधार पर की गई है। यह ब्यूरो समय समय पर भारत में अपराध संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। 21 अक्टूबर 2019 को एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2017 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में कुल 50,07,044 संज्ञेय अपराध कॉग्निटिव क्राइम पंजीकृत किए गए। इसमें वर्ष 2000 की तुलना में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है संज्ञेय अपराध कितने बढ़ गए हैं? 3.6%। ठीक है, 2017 में कंपेयर किया गया 2016 से। देश में कुल 30,62,579 मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा सर्वाधिक आईपीसी वाले मामले उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर एमपी को पंजीकृत किया गया है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा आईपीसी मामले कहाँ पर पंजीकृत किए गए हैं? यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध की संख्या याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आप याद रखिएगा सर्वाधिक जो अपराध हैं वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर किए गए हैं। टोटल कितने? 15%। जितने टोटल भारत में हुए उसके 15% तो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर किए गए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। इनकी रैंकिंग जरूर याद रखिएगा, पूछा ही जाएगा। बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, तो वहीं बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लगभग हर तरह के क्राइम में शीर्ष पर है, चाहे वो महिलाओं के विरुद्ध हो, चाहे वो बच्चों के विरुद्ध हो, चाहे वो आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामले हों, तीनों में ही उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।
अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश फिर से शीर्ष, तो आप देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं, साइबर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। आर्थिक मामलों के अपराध में राजस्थान शीर्ष पर है। भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं, जबकि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए किस किस मामले में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान नहीं मिला है, किस क्राइम में, आर्थिक में नहीं मिला है, साथ में बुजुर्गों के साथ खिलाफ जो अपराध है उसमें भी महाराष्ट्र शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर नहीं है, ना ही आर्थिक मामलों में है, और बाकी क्राइम में तो उत्तर प्रदेश टॉप पे रहता ही है, सो है। आगे देखते हैं, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, भारत लगातार अपनी सीमाओं की सुरक्षा व दूरस्थ क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासरत है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 अक्टूबर 2019 को पूर्वी लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया। यह पुल इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा को प्रदान करेगा, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा हिमांक परियोजना के तहत श्योक नदी पर किया गया है। अभी हमने हाल में पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो जब जम्मू कश्मीर में चल रही है हिमांक परियोजना, जबकि अरुणाचल प्रदेश में चल रही है आपकी वर्तक, अरुणांक, उद्यक और ब्रह्मांक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिमांक जो रोड परियोजना है या सेतु परियोजना है वो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। श्योक सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, आपको याद रखना। हिमांक परियोजना के अंतर्गत श्योक नदी पर बनाया जा रहा है कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। दुर्गम इलाके में पुल निर्माण की चुनौतियों के देखते हुए इसे माइक्रो पाइलिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया गया है। यह 430 मीटर लंबा पुल कारकोरम, चंगा, चेनमो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है और यह पूर्वी लद्दाख में दुरबुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, लंबाई ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यह पुल लगभग 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार स्थायी पुल है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पुल का नाम कर्नल चेवांग रिंचेन के नाम पर रखा गया है। ध्यातव्य है कि कर्नल चेवांग रिंचेन भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें लद्दाख का शेर, लाइन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। अगली अपडेट देखते हैं, सियाचिन पर्यटन। 21 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को पर्यटकों को खोलने की घोषणा की गई। घोषणा कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ध्यातव्य है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, आप जानते होंगे इस फैक्ट को। अब पर्यटक सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक यात्रा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्व कारकोरम रेंज में स्थित है, जो कि पॉइंट NJ 4842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC समाप्त होती है। आगे देखते हैं, हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें, 90 सीटें हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, तो सीटें ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। हालांकि भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति कायम की। अंततः भारतीय जनता पार्टी, जननायक पार्टी तथा कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन में सरकार का गठन किया। 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, जबकि जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी मुख्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको सीटों पर ज़्यादा फोकस करना। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 90 हैं, और महाराष्ट्र में कितनी है, 288 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक एक नए समावेशी भारत, अ न्यू इंक्लूसिव इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को, इनोवेशन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। इस संदर्भ में अटल नवाचार मिशन
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 रिपोर्ट जारी की। तो याद रखिएगा किसने जारी की? नीति आयोग ने। ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने मदद की है और इसको मददगार के रूप में शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं रैंकिंग। ठीक है, बड़े राज्यों और छोटे राज्यों में डिवाइड किया गया है। तो शीर्ष 3 बड़े राज्य कौन से हैं? कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में टॉप किया है सिक्किम ने, दूसरे स्थान पर है आपका हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। छोटे और केंद्र शासित राज्यों में टॉप किया है दिल्ली ने, दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर है गोवा। साथ ही ओवरऑल किसने टॉप किया है? दिल्ली ने टॉप किया। दिल्ली का स्कोर आप देख पा रहे हैं 42.98 है, जबकि कर्नाटक का 35.65 और सिक्किम का 15.49 है। तो टॉप किसने किया ओवरऑल अगर आए तो? दिल्ली ने किया है। और छोटे बड़ों और आपने जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका कैटेगराइजेशन तो देख ही लिया है। आगे देखते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। देश में प्रतिवर्ष गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की बढ़ती घटनाओं चिंता का विषय है। इनकी रोकथाम हेतु समय समय पर सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं। तो सुमन योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मृत्यु न हो। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माताओं एवं नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया। तो आपको याद रखना है सुमन किससे संबंधित है? माताओं और नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा से। ठीक है, इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन के दौरान की गई। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में मातृ एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना के तहत माताएं एवं नवजात शिशु प्रसव के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा। आगे देखते हैं मातृ मृत्यु अनुपात पर विशेष बुलेटिन। नवंबर 2019 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात MMR पर जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार 1 वर्ष के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में 8 बिंदुओं की कमी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014-15 में प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर MMR 130 था, जो वर्ष 2015-17 में घटकर 122 तक पहुंच गया है, जो 6.2% की कमी प्रदर्शित करता है। जिन 7 राज्यों में MMR की कमी दर राष्ट्रीय औसत 6.2 से अधिक या उसके बराबर है वे राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो आप देख पा रहे हैं इसमें यूपी शामिल नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत MMR को वर्ष 2020 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 तक लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 11 राज्यों ने प्राप्त किया है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा हरियाणा। तो इसमें भी यूपी शामिल नहीं है। तो यूपी का MMR है कितना? यूपी का MMR 2015 और 17 की अवधि में 216 दर्ज किया गया है। याद रखना है आपको। इधर आप याद रखिएगा ये डेटा 2015-17 का है। ठीक है, इसमें 122 MMR को बताया, जबकि मैंने हाल ही में पढ़ा था कि जो MMR है वो घटकर 113 हो गया है। तो आप चेक कर लीजिएगा, शायद ये डेटा घटनासार में दिया हुआ है, क्योंकि ये डेटा 2015 और 17 का है, अर्थात पुराना है। तो नए डेटा के हिसाब से आपका MMR जो है वो यूनिवर्सल इंडिया में कितना हो गया? 113 हो गया है। अगली अपडेट देखते हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे 2015-19। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे 2015-19 जारी किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए भारत ने दृष्टिबाधिता के मामले में लगभग 52% की कमी की है। बहुत बड़ी कमी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट में भारत ने 52% 52% की गिरावट दर्ज की है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 50 वर्ष
से ऊपर के लोगों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण मोतियाबिंद है। सर्वे के मुताबिक देश की कुल आबादी के 0.36% लोग दृष्टिहीन है, जबकि 2006-07 में यह संख्या 0.68% थी। सर्वे के अनुसार मोतियाबिंद 62.2% मामलों के साथ दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारक है। याद रखना है आपको ये। अगली अपडेट है पर्यटन पर्व 2019। 2 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के दौरान ई टूरिस्ट वीजा के माध्यम से 2.4 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 39.6% वृद्धि को प्रदर्शित करता है। पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2 से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य पूरे देश में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ सभी के लिए पर्यटन के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। पर्यटन पर्व 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है। पर्यटन पर्व के 3 घटक है, देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन एंड पर्यटन एवं प्रशासन। तो देखो अपना देश तो लॉकडाउन के समय भी चालू रहा। वीडियोग्राफी के द्वारा देश के दर्शन कराए गए। पर्यटन पर्व के दिल्ली चरण का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य राजपथ लॉन में किया गया। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में विश्व की 140 अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 34वां है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको को आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है कि जो पर्यटन पर्व 2019 वाला है वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है। अगली अपडेट है ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-2029। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-2029 को लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत खुले में शौच से मुक्त ODF+ श्रेणी की प्राप्ति हेतु स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं, अन्य संबंधित हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। ज्ञातव्य है कि ODF+ ऐसी श्रेणी है जिसके तहत सभी के द्वारा सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं के प्रयोग को जारी रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी निपटान किया जाना शामिल है। यह रणनीति सतत विकास लक्ष्य SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि भारत पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त किए गए खुले में शौच से मुक्त दर्जे ODF स्टेटस को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के तहत ODF श्रेणी का ODF+ श्रेणी के रूप में उन्नयन किया जाना है। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। यदि आप ऐसे वगैरह लिखेंगे तो इन सब रणनीति को डाल सकते हैं ऐसे में, आपका ऐसे और ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। अगली अपडेट देखते हैं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है। इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 23 मिलियन यात्रियों का आवागमन तथा लगभग 3 मिलियन टन माल की ढुलाई संभव होती है। भारत का रेलवे नेटवर्क 68,442 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिस पर लगभग 22,000 रेलगाड़ियां प्रतिदिन चल रही हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर भारतीय रेलवे या भारतीय रेल भी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर रही है। इसका उद्देश्य रेल यात्रियों की यात्रा के अनुभव को सुधारना है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट भारतीय गुणवत्ता परिषद QCT द्वारा रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता मानदंडों का आकलन तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भारतीय रेलवे के 720 स्टेशनों को कवर करती है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में नॉन सब अर्बन ग्रुप NSG क्षेत्र के तहत जयपुर को रेलवे स्टेशन की पहली रैंकिंग प्रदान की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जोधपुर दुर्गापुर को क्रमशः दूसरा और तीसरा रैंकिंग प्रदान किया गया है। सब अर्बन श्रेणी में अंधेरी मुंबई को, विरार को दूसरा और नायगांव स्टेशन को तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है, नॉन सब अर्बन ने राजस्थान ने टॉप किया है, राजस्थान के जयपुर में,
और सब अर्बन ग्रुप में अंधेरी मुंबई ने टॉप किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के 16 भौगोलिक रेलवे जोन, वर्तमान देश में रेलवे जोन की संख्या कुल कितनी 18 है, में उत्तर पश्चिम रेलवे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है देश में रेलवे जोन की संख्या कितनी 18 है, ठीक है। और 16 भौगोलिक रेलवे जोन को शामिल किया गया था इस सर्वेक्षण में, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला स्टेशन शाहजहांपुर है। इसे समग्र रैंकिंग में 21वां स्थान मिला है, जबकि फैजाबाद, जिसे वर्तमान में अयोध्या नाम मिल गया है, 22वें स्थान पर है। अगली अपडेट देखते हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। नीति आयोग द्वारा विकसित स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए किए गए विविध प्रयासों का सटीक आकलन कर उन्हें प्रभावी बनाने के लिए बेहतर क्रियाविधियों का निर्माण करना शामिल है। 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक का प्रथम संस्करण है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को विकसित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व बैंक, इस क्षेत्र में विशेषज्ञों ने सहयोग किया है। तो विश्व बैंक भी शामिल है। इस सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक शामिल है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं। तो चलिए अब रैंकिंग देख लेते हैं। बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल ने, दूसरा स्थान मिला है राजस्थान को और तीसरा स्थान मिला है कर्नाटक को। और सबसे खराब स्थिति किसकी, उत्तर प्रदेश की है। तो आप देख रहे हैं स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों में आखिरी स्थान मिला है। छोटे राज्यों में टॉप किया है मणिपुर ने, वहीं आखिरी स्थान मिला है अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है और आखिरी स्थान मिला है लक्षद्वीप को। आगे इस इंडेक्स में एक और टेबल दी गई है जिसमें वृद्धिमान प्रगति दिखाई गई है। कंपेयर किया गया है आधार वर्ष 2015-16 को 2016-17 के साथ, ठीक है। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने करी है। बड़े राज्यों में हरियाणा ने, और वहीं सबसे कम वृद्धि देखी गई है कर्नाटक में, ठीक है। वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे राज्यों में वृद्धि की है सबसे ज़्यादा मेघालय ने, और सबसे कम वृद्धि की है अरुणाचल प्रदेश ने। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में वृद्धि की है दमन दीव ने, और सबसे कम की है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। इसके साथ ही आपको ये तो पता ही होगा दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अब मिलाकर एक ही संघ शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है जिससे 2 हेक्टेयर तक भूमि योग्य वाले देश के सभी छोटे सीमांत मार्जिनल किसान लाभान्वित होंगे। ऐसा अनुमानित है कि इस योजना के लागू होने के प्रथम 3 वर्षों में लगभग 2 करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पीएम किसान योजना के तहत प्रदत्त सहायता से अतिरिक्त होगी, ठीक है। यानी जो पीएम किसान योजना के तहत जो सहायता मिलेगी उसके अलावा आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि पीएम किसान योजना से प्राप्त लाभ से सीधे इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।